Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series, which is mainly based on modern and quantum physics. Dear viewers, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास है कॉम्पटन्स इफेक्ट। इस टॉपिक से पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुतालिक। हमने क्या कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? अगर मैं आपको जो है वो 20 सेकंड्स का रिव्यू दे दूं तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक इनकमिंग फोटॉन लाइट का आएगा और वो मेटालिक सरफेस पर हिट करेगा। जब मेटालिक सरफेस पर हिट करेगा तो उस मेटल सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन को एब्जॉर्ब करके वहां से नॉकआउट हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना होता है मेटालिक सरफेस से, उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आज उसी के ही रिजेंबल हम एक और इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पटेंस इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम कॉम्पटेंस इफेक्ट की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन पर आएंगे कि कॉम्पटेंस इफेक्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है। तो चलें, पहली पॉइंट जो आपने जहन में रखनी है इस कॉम्पटेंस इफेक्ट को जहन जो है ना ये याद करने के लिए, वो ये कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट को कभी भी आप वेव नेचर ऑफ लाइट से नहीं पढ़ सकते। कॉम्पटन्स इफेक्ट इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पर भी हम लाइट को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन लाइट की हम कौन सी नेचर को डिस्कस करेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि मैं लाइट को एज अ फोटॉन कंसीडर करूंगा, या तो मैं लाइट को एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी डिस्कस करूंगा, या तो मैं लाइट को एज अ बंडल ऑफ एनर्जी डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि भाई इस कॉम्पटन्स इफेक्ट को देने वाला जो बंदा था वो था ए एच कॉम्पटन, अर्थर होली कॉम्पटन। 1923 में उसने ये ऑब्जर्वेशन दी थी अबाउट कॉम्पटन्स इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन्स इफेक्ट के पहले भी ये एक एक्सपेरिमेंट हो चुका था जो कॉम्पटन ने दिया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट क्या था उस एक्सपेरिमेंट को भी मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। अच्छा, अर्थर होली कॉम्पटन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर आपके पास कोई एक एक्सरे फोटॉन आए, अगर आपके पास कोई एक्सरे फोटॉन आए, क्योंकि एक्सरे फोटॉन की कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तो हमारे पास एक एक्सरे फोटॉन है। अच्छा, ये लाजमी नहीं होता कि कोई एक फोटॉन हो, बहुत सारे फोटॉन भी हो सकते हैं। तो हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स हैं, तो मैं फोटॉन्स लिख लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि ये हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स हैं। ये एक्सरे फोटॉन किसी भी सोर्स से आ रहे हैं और ये जाके हिट कर रहे हैं किसी भी टारगेट मटेरियल के साथ। और लेट सपोज हमने यहाँ पर जो टारगेट मटेरियल रखा वो हमने रखा है ग्रेफाइट। तो एक्सरेज फोटॉन्स आ रहे हैं और ग्रेफाइट के मटेरियल पर जाके हिट कर रहे हैं। तो ग्रेफाइट के मटेरियल में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर फ्री, जो फ्री हैं, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो इस एटम के अंदर बॉन्डेड हैं। तो जब ये फोटॉन इस फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो बदले में क्या होगा? ये इनकमिंग फोटॉन जिस एनर्जी के साथ आएगा, जिस वेवलेंथ के साथ आएगा, वो क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये वही फोटॉन था जो आया था, लेकिन टकराने के बाद क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया, मुड़ गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी सर्टेन एंगल के साथ क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अगर ये दोनों नहीं मुड़ते तो क्या होता? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सीधे चले जाते। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है। फोटॉन ओरिजिनल पाथ के साथ कोई एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन भी ओरिजिनल पाथ के साथ एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम एज अ फाई कंसीडर कर लेंगे। अब ये बड़ा सिंपल सा इफेक्ट था जो अर्थर होली कॉम्पटन ने एक्सप्लेन करके बताया। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि जो फोटॉन आएगा, लेट सपोज ये जो फोटॉन आ रहे थे, इस फोटॉन की कोई ना कोई एक वेवलेंथ होगी जिसको हम लेमडा आई कंसीडर कर रहे हैं। लेमडा आई का मतलब क्या है? इंसिडेंट फोटॉन वेवलेंथ। जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा और मुड़ जाएगा तो वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा, और वो जो इसकी वेवलेंथ चेंज हो गई उसको हम लेमडा एस कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि स्कैटर्ड वेवलेंथ। तो दो वेवलेंथ है, एक इंसिडेंट है, एक स्कैटर्ड है। रिमेंबर दिस वन, दोनों सेम नहीं है, बल्कि दोनों क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट कैसे हैं?
वो एच कॉम्पटन ने बताया था कि जो स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ से। रिमेंबर दिस वन, यही कॉम्पटन इफेक्ट है दर हकीकत। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि जो फोटॉन स्कैटर्ड हो गया, ये जो फोटॉन आपको नजर आ गया है स्कैटर्ड हो गया, उसकी जो वेवलेंथ की उसको हम लेमडा एस कंसीडर करेंगे, और जो फोटॉन आएगा उसकी वेवलेंथ को हम लेमडा आई कंसीडर करेंगे। तो कॉम्पटन इफेक्ट में अर्थर होली कॉम्पटन ने ये बताया था कि जो वेवलेंथ एस होती है ना स्कैटर्ड वाली वेवलेंथ, वो ज्यादा होती है इंसिडेंट वेवलेंथ से। अब ये क्यों है, इसको हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक सी एक एक्सप्लेनेशन है अबाउट इट्स डेफिनेशन। आप इसकी डेफिनेशन को जहन में रख सकते हैं, वरना मैं आखिर में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट डाउन करवाऊंगा कि इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है। चलें बात करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर, और इसकी एक्सप्लेनेशन में डिस्क्राइब करूंगा एक एनिमेशन के साथ। डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको स्क्रीन पर इसकी एनिमेशन नजर आ रही होगी। इसकी एनिमेशन में क्या है, हमारे पास एक टारगेट मटेरियल है, ये आपको एटम की फॉर्म में नजर आ रहा है, और हमने इसको यहाँ पर क्या कंसीडर किया था, हमने इसको ग्रेफाइट कंसीडर किया था। तो ये एक मुकम्मल जो है वो एटम की स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट के अंदर ये जो आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो सेंटर पर है इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। हो क्या रहा है कि यहाँ से एक एक्सरे फोटॉन आएगा, रेड जो है ना, ये वाला जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, येलो कलर में आपको स्कैटर्ड जो है ना इनकमिंग फोटॉन नजर आ रहा है। वो यहाँ पर रुके हुए इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, टकराने के बाद स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, स्कैटर्ड हो गया और उसका कलर लेमडा हो गया, जो है ना रेड हो गया। उसका कलर रेड क्यों हुआ, क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई हुई, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इलेक्ट्रॉन सर्टेन एंगल के साथ मुड़ गया। तो ये जो इसका स्कैटर्ड होना होता है, टकराने के बाद उसकी जो वेवलेंथ थी उसको हमने क्या कहा था, लेमडा एस, और जब आएगा तो उसकी वेवलेंथ क्या थी, लेमडा आई। और अभी मैंने क्या बताया, दोनों वेवलेंथ का आपस में रिलेशन क्या है, दैट लेमडा एस इज ग्रेटर देन लेमडा आई। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पटन्स इफेक्ट कहेंगे। तो ये दर हकीकत बेसिक सी फॉर्मेशन होती है जो हम किस में डिस्कस करते हैं, हम कॉम्पटन्स इफेक्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आई होप कि आपको एनिमेशन के थ्रू सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई होगी। अगर आप में से कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करूंगा। चलें जी, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, कि इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो लॉजिक यूज होंगे काइंडली उन्हें आपने नहीं भूलना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। और जब लास्ट में हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक्सरेज फोटॉन आ रहे हैं, और याद रखिएगा एक्सरे फोटॉन हम किसी एक को कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि हमारे पास बहुत बंडल ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरेज फोटॉन आ रहे हैं, तो ये मैं सर्किल्स के फॉर्म में एक्सरेज फोटॉन बना देता हूँ। ठीक है, अब ये जो एक्सरेज फोटॉन आ रहे हैं, इन एक्सरेज फोटॉन की कोई ना कोई एनर्जी होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई ना कोई मोमेंटम होगी, और कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। ठीक है, अगर हम इस फोटॉन की, इनकमिंग फोटॉन की एनर्जी को डिस्कस करना चाहें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के टर्म्स में, तो याद रखिएगा इसकी जो एनर्जी होगी ई आई, इंसिडेंट, आई का मतलब है इंसिडेंट, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटॉन मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये मैं प्रीवियस फोटॉन से डिस्कस कर चुका हूँ, फोटॉन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और अगर मुझे यहाँ पर मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम किसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है मोमेंटम बराबर होगी इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब फोटॉन की जो एनर्जी थी हमने उसको किसके बराबर किया था, हमने बराबर किया था एच न्यू, लेकिन आई पुट करूंगा क्योंकि इंसिडेंट है, इसको डिवाइड करेंगे सी के साथ। अब ये जो न्यू आई डिवाइडेड बाय सी आपको नजर आ रहा है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/, वेवलेंथ के। तो मैं इसको लिखूंगा एच डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आई। तो ये मैंने मोमेंटम को वेवलेंथ के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, बड़ी सिंपल सी कॉम्बिनेशन है। ये जो म्यू आई है डिवाइडेड बाय सी बराबर होता है 1/वेवलेंथ, और यहाँ पर मैंने 1/वेवलेंथ लिख लिया। तो इंसिडेंट फोटॉन की जो मोमेंटम होगी वेवलेंथ के टर्म्स में, वो किसके बराबर हो गई, एच डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, उसके बाद हमने कहा था कि भाई ये
किसी मटेरियल किसी टारगेट के साथ हिट करेगा तो यहाँ पर मैं वो टारगेट बना देता हूँ। ये हमारे पास टारगेट है, इस टारगेट में हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब होगा क्या बदले में कि ये फोटॉन आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्टेन एंगल के साथ मुड़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एंगल के साथ मुड़ गया। इसी तरीके के साथ ये जो फोटॉन है, ये फोटॉन भी किसी एंगल के साथ मुड़ जाएगा। तो ये मैं ऊपर फोटॉन की जो है वो स्कैटरिंग को डिस्कस कर रहा हूँ और नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया है। इनकी कोई ना कोई एंगल बनेगी, वो इसके एक्चुअल पाथ के हिसाब से इसकी एंगल को हम फाई कंसीडर कर रहे हैं और इसकी एंगल को हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ये लाजमी नहीं होता, हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। ठीक है, अब जो फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है उसकी मोमेंटम चेंज हुई है क्योंकि उसकी वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी चेंज हुई होगी। अच्छा, इसकी एनर्जी को हम जो है वो ई एस डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको न्यू एस डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो मोमेंटम है हम उसको पी एस डिस्कस कर लेते हैं। और ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी एच ओवर वेवलेंथ एस। वेवलेंथ एस का क्या मतलब है, वेवलेंथ एस का मतलब ये होता है कि स्कैटरिंग वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ के साथ वो क्या हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है। तो ये बेसिक सी कंडीशन है जो यहाँ पर मैंने क्लियर करवा दी। अब इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन याद रखिएगा कि एक्सरे फोटॉन जिस एनर्जी से आएगा और टकराने के बाद जो स्कैटर्ड हो गया है उसकी भी एक एनर्जी थी, यानी आने वाले की ई आई थी और स्कैटर्ड वाले की ई एस थी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई जो एनर्जी जिस एनर्जी के साथ आएगा वो एनर्जी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जब उसके साथ टकराएगा तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जिस एनर्जी के साथ आएगा ई आई वो ज्यादा होगी ई एस के साथ। अब हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि भाई एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इसका क्या मतलब है कि म्यू आई इज ग्रेटर देन म्यू एस, रिमेंबर दिस वन। और अगर इस रिलेशन को देखें, इस रिलेशन को, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। इसका क्या मतलब है कि पी आई इज ग्रेटर देन पी एस, यानी कि ये तीनों टर्म्स जो इंसिडेंट में आने वाले हैं उसके ज्यादा होंगे। बट वेवलेंथ क्या होगी, हमें ये पता है कि भाई जिसकी जो है ना वो मोमेंटम ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम बनेगी अकॉर्डिंग टू रिलेशन, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी मोमेंटम कम बनेगी। पी आई इज ग्रेटर देन पी एस, तो ऑब्वियसली जो लेमडा एस है वो ज्यादा बनेगी किसके साथ, लेमडा आई के कंपैरिजन में। यानी कि जो वेवलेंथ स्कैटर्ड हुई है फोटॉन की वो ज्यादा होगी इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ के साथ। तो ये बेसिक से रिलेशन है जो आपको जहन में रखना। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है शिफ्ट इन वेवलेंथ, कि भाई वेवलेंथ में चेंज कितनी आई है। देखें, जो बाद वाली वेवलेंथ हुई है वो किसके बराबर है, लेमडा एस के बराबर है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, कोई ना कोई मास होगा, तो ये सारे टर्म्स होंगे। वैसे मुझे क्या डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन करना है फोटॉन को लेके, तो मैं फोटॉन को ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। अच्छा देखें, जो बाद में फोटॉन की वेवलेंथ हुई है वो लेमडा एस के बराबर है। तो अगर मुझे चेंज ऑफ वेवलेंथ चाहिए तो चेंज किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, आप पढ़ चुके हैं। और फाइनल में लार्जर वैल्यू ज्यादा है, मतलब वैल्यू ज्यादा है लेमडा एस, तो मैं लेमडा एस माइनस लेमडा आई कर दूंगा, यानी ये चेंज ऑफ वेवलेंथ है। और जब हमने इक्वेशन को प्रूफ किया था तो मैं इक्वेशन को प्रूफ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लिखेंगे कि जो चेंज ऑफ वेवलेंथ आया है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एच ओवर एम नॉट सी। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा के साथ। ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन है चेंज ऑफ वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। ये जो डेल्टा लेमडा आपको नजर आ रहा है इसको आप चेंज इन वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, या हम इसका एक और वर्ड भी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन वेवलेंथ। और कई बुक्स में इसको जो है ना वो कॉम्पटेंस शिफ्ट इन वेवलेंथ भी कहा गया है, कि भाई कॉम्पटेंस शिफ्ट इन वेवलेंथ इसके बराबर है एच ओवर एम नॉट सी वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, हम उन कांस्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये जो डेल्टा लेमडा है ये किस चीज पर डिपेंड करता है। अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। अब मैं इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स करूंगा और इसी इक्वेशन पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेव मॉडल ने इस चीज को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया था। चले, मैं इसको यहाँ से साइड से इरेज कर देता हूँ और हम इस इक्वेशन को अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं। जो इक्वेशन मैंने फाइनली लिखी है आपके पास, हम उसी इक्वेशन को डिस्क्राइब करेंगे। और वो जो इक्वेशन है वो चेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए है, काइंडली रिमेंबर दिस वन। और ये जो चेंज ऑफ वेवलेंथ की इक्वेशन है उसमें हमने एच ओवर एम नॉट सी रखा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एच ओवर एम नॉट सी। ये जो एच ओवर एम नॉट सी है ये क्या चीजें हैं, ये एच प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है
आप जो है ना खुद भी दोहरा सकते हैं ताकि आपको ये चीज जहन में रहे। 6.634 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये जो m नॉट है इसे हम कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई जब हमने इस पूरे टर्म को सॉल्व किया तो हमें इसका एक आंसर मिला, और हमें इसका आंसर क्या मिला, हमें इसका आंसर मिला 3.43 इंटू 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर। अच्छा ये जो -12 है इसको हम पीको कहते हैं प्रीफिक्सेस में, पीको। तो 2.43 पीको मीटर है ना, पीको मीटर लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, पीको मीटर। ये क्या है, ये h/m0c। रिमेंबर दिस वन, इस कांस्टेंट टर्म का जो यूनिट है वो मीटर्स है। ठीक है, मीटर्स क्यों है, क्योंकि फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि भाई जो इक्वेशन होती है ना उसको डायमेंशनली करेक्ट करना पड़ता है। सही है। अब यहाँ पर देख लें, डेल्टा लेमडा का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, क्या आ सकता है, जाहिर सी बात है मीटर्स। सही है। और वन का तो कोई यूनिट नहीं, कॉस ऑफ थीटा का भी कोई यूनिट नहीं, तो इस पूरे टर्म का यूनिट क्या आएगा, जाहिर सी बात है मीटर ही आएगा। तो डेल्टा लेमडा किसके बराबर हुआ, h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखिएगा h/m0c का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। और इसी कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से आर्थर होली कॉम्पटन को नोबेल प्राइज मिला था 1927 में। चलें, तो ये बड़े सिंपल सी अरेंजमेंट थी जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि शिफ्ट इन वेवलेंथ क्या है। ये जो डेल्टा लेम्डा है इसको हम शिफ्ट इन वेवलेंथ कहते हैं। चले मैं यहाँ से इस चीज को अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एंगल को लेके कि ये जो डेल्टा लेम्डा है ये किस पर डिपेंड करता है, ये इसकी एंगल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं ये इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डज डेल्टा लेम्डा रिप्रेजेंट्स। ये जो डेल्टा लेम्डा है ये किस चीज पर जो है वो डिपेंडेंट है, इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। भाई डेल्टा लेम्डा के फार्मूले में हमने कॉस थीटा पढ़ा था, तो सिंपल सी बात है ये जो डेल्टा लेम्डा है ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्केटरिंग एंगल पर, कि भाई किस एंगल के साथ वो चीज स्केटर्ड हुई है, स्केटरिंग एंगल के साथ। इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगी, देखिए थीटा 0 डिग्री होनी चाहिए तो क्या होगी, डेल्टा लेम्डा इज इक्वल टू h/m0c और 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा, और कॉस की जगह पर मैं 0 रखूंगा, तो कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो डेल्टा लेम्डा किसके बराबर हुआ, h/m0c इंटू 1 माइनस 1। भाई 1 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा, 0। तो शिफ्ट इन वेवलेंथ क्या हुई, 0 के बराबर। भाई वेवलेंथ की चेंज 0 के बराबर है, तो खुद जो वेवलेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, वो कांस्टेंट के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाली। अगर फोटॉन स्केटर्ड नहीं होता, अगर फोटॉन स्केटर्ड नहीं होता तो वेवलेंथ में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आने वाली। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये बेसिक कंडीशन हमारे पास क्या है। चलें, इसी तरीके के साथ हम 90 की एंगल यूज कर सकते हैं, 180 की एंगल यूज कर सकते हैं, कोई भी एंगल हम कॉस थीटा के करेस्पॉन्डिंग यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलें, और ये इस एंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो आई होप कि आपको ये चीज एक्सप्लेन जो है ना वो ज्यादा सिंप्लीफिकेशन लगी। अच्छा, उसके बाद मैं एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें कि जो है ना हमने यहाँ पर एक्सरे फोटोन क्यों यूज किया और इसकी बेसिक फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, इस चीज को मैं देख लेता हूँ। चले मैं इस चीज को अब यहाँ से इरेज करूंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा जो है, अच्छा आपके बुक के हिसाब से टॉपिक यहाँ यहीं पर कंप्लीट है, सही है। अब मैं जो पॉइंटें डिस्कस करूंगा वो आपके जहन में क्वेश्चंस आए होंगे, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपने एक्सरे फोटॉन डिस्कस क्यों किया, यहाँ पर आप जो है वो विजिबल लाइट का फोटॉन ले लेते, सिंपल है। आप जो है वो यूवी यूवी अल्ट्रा वायोलेट लाइट का फोटॉन ले लेते इस तरीके के साथ। तो क्या ये लाजमी है कि आपने एक्सरे फोटॉन लिया है, ऑब्वियसली डियर व्यूअर्स याद रखिएगा इसमें एक्सरे फोटॉन लेना लाजमी है। क्यों, बड़ा सिंपल सा आंसर है। अगर मैं यहाँ पर विजिबल लाइट लेता और विजिबल लाइट की फोटॉन होती, विजिबल लाइट का फोटॉन होता, तो विजिबल लाइट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड कर सके, या अल्ट्रा वायोलेट के लाइट के पास भी इतनी एनर्जी नहीं होती, तो हमें ज्यादा एनर्जी का फोटॉन चाहिए। तो पहला सवाल ये क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पर एक्सरे यूज किया। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यह है कि क्या सर एक फोटॉन होगा, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे फोटॉन होंगे। ठीक है, अब सवाल क्या है कि सर अगर बहुत ज्यादा फोटॉन है
क्या सब के सब फोटॉन की वेवलेंथ बढ़ जाएगी स्कैटर्ड होने के बाद? ऐसा भी नहीं है। अर्थर होली कॉम्पटन ने उसका आंसर दिया था, पता है क्या है? अर्थर होली कॉम्पटन ने उसका आंसर ये दिया था कि अज्यूम कर लें आपने 100 फोटॉन्स स्ट्राइक करवाए हैं, आपने जो है वो 100 फोटॉन्स स्ट्राइक करवाए हैं इस टारगेट मटेरियल के ऊपर। तो क्या हो रहा है, इसमें 70 फोटॉन्स ऐसे हैं, 70 फोटॉन्स ऐसे हैं जो किसके साथ टकरा रहे हैं, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहे हैं। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंडेड हैं, फ्री नहीं है। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, यानी स्कैटर्ड नहीं कर सकते। तो 70 फोटॉन्स में कोई शिफ्ट इन वेवलेंथ नहीं आने वाली, कोई भी वेवलेंथ में चेंज नहीं होने वाली। लेकिन जो 30 फोटॉन्स बचे वो किसके साथ टकराएंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे। जो 30 फोटॉन्स बचे वो किसके साथ टकराएंगे, वो टकराएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे तो वो किसी एंगल पर स्कैटर्ड हो सकते हैं। यानी कि ये लाजमी नहीं कि सारे के सारे फोटॉन की जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाए बिनिस्बत इनिशियल वेवलेंथ के, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो किस में होगा, किन में ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, किन में पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हुआ, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। थर्ड वन ये है कि सर यहाँ पर हम अगर इसको वेव डिस्कस कर लेते तो वेव का फेनोमेना क्या होता है ना। अगर मैं यहाँ पर एक्सरे फोटॉन नहीं बल्कि मैं यहाँ पर कोई एक वेव ले लेता तो उस वेव को हम कैसे डिस्कस कर लेते, इस चीज को देखें। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, क्लासिकल मॉडल ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। भाई अगर मैं यहाँ पर वेव मॉडल लेता तो याद रखिएगा वेव मॉडल में देर इज नो एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सिंपल बता देता हूँ भाई, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आने वाली। देर इज नो एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, लेमडा का मतलब है वेवलेंथ, एंड ई का मतलब है एनर्जी। भाई ना एनर्जी चेंज होगी, ना वेवलेंथ चेंज होगी, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जो वेव की पहले स्कैटरिंग हुई थी ना, उस स्कैटरिंग को हम कहते हैं रेली स्कैटरिंग। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, उसे हम कहते हैं रेलिफ स्कैटरिंग। ये होती है रेलिफ स्कैटरिंग, जिसमें ये चीज की गई थी। मैंने आपको पहले बताया था कि इस कॉम्पटन इफेक्ट के पहले भी एक स्कैटरिंग हुई थी जिसका नाम था रेलिफ स्कैटरिंग। उसने कहा था कि अगर लाइट वेव है तो एनर्जी में कोई किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, वेवलेंथ में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आने वाला। इसका मतलब ये है कि अगर अज्यूम कर ले कि भाई मैंने 5 हर्ट्ज की वेव भेजी, 5 हर्ट्ज की वेव भेजी, तो इलेक्ट्रॉन को जब ये 5 हर्ट्ज की वेव मिलेगी तो बदले में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 5 मरतबा ऑसिलेट करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो उसमें ऑसिलेशंस भी 5 होंगी। तो इलेक्ट्रॉन 5 मरतबा ऑसिलेट करेगा। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालता है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालेगा ना इलेक्ट्रॉन, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 5 हर्ट्ज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो ऑब्वियसली इसकी वेवलेंथ भी चेंज नहीं हो सकती। आई होप कि आपको ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अबाउट कॉम्पिटेंस इफेक्ट। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक हुआ यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अपलोड करूंगा वो होगा पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन या एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तब तक के लिए अल्लाह।